I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Hello everyone, welcome back to EVS MCQ series and we are doing question number 191 to 200. हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 190 तक प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है. आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं. Which of following is the best indicator of SO2 pollution? Sulfur dioxide. This is sulfur dioxide. तो इसके पॉल्यूशन के बारे में कौन बता रहा? तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट इन एयर पॉल्यूशन. व्हीकल से जो पॉल्यूशन होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड पॉल्यूशन होता है. सो दिस इज पार्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट. अब कौन है जो बताएगा सल्फर पॉल्यूशन है कि नहीं है? तो दिस आर द लाइकेन्स. लाइकेन के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगी एंड एल्गी. अगर लाइकेन प्रेजेंस है, अगर ये प्रेजेंट है तो क्लीन एयर है. लाइकेन है तो क्लीन एयर है. और अगर लाइकेन एब्सेंट है, नहीं है, तो पॉल्यूटेड एयर है. मतलब वहां पे सल्फर पॉल्यूशन प्रेजेंट है. ओके. नाउ 192 नंबर क्वेश्चन. द सुपरसोनिक जेट कॉज एयर पॉल्यूशन बाय द टाइमिंग ऑफ. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सुपरसोनिक जेट क्या होता है और ये एयर पॉल्यूशन थिन करके पहुंचाता है. कैसे एयर पॉल्यूशन होता है? सुपरसोनिक जेट का मतलब क्या होता है? सुपरसोनिक, सबसे पहले ये समझते हैं. व्हाट इज सोनिक? मतलब साउंड. कुछ एयरक्राफ्ट है जो कि साउंड के स्पीड से या साउंड के स्पीड से ज्यादा या उससे कम चलते हैं, तो उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं इस नाम से, लाइक सबसोनिक, देन सुपरसोनिक, देन हाइपरसोनिक. ये साउंड के स्पीड से ज्यादा है, ये सारे. और ये साउंड के स्पीड से कम वाले हैं. ओके. अब जो जेट चलते हैं वो बहुत ऊपर चलते हैं, और अगर सुपरसोनिक है तो आपको कभी कभी आवाज भी सुनाई देती होगी, एकदम निकल जाता है जेट चल के, तो वो एयर पॉल्यूशन कॉज करता है. कैसे? तो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर. स्ट्रेटोस्फेयर में जेट चलता है, एरोप्लेन्स भी स्ट्रेटोस्फेयर में चलती है. प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको. नाउ 193. इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल इन ईच ट्रॉपिक लेवल इज रेफर टू एज. इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करा जाएगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया गया. आंसर विल बी मायो मैग्निफिकेशन. विच वन ऑफ फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये भी हम डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि इंडिया में कितने हॉटस्पॉट है ये भी बताया जा चुका है. आप लोग कमेंट में बताइए कि इंडिया में कितने हॉटस्पॉट है, वर्ल्ड में कितने हैं, ये भी लास्ट लेक्चर में हुआ है. वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. एंड हमारे यहाँ पे बी वेस्टर्न घाट इन सब में से एक हॉटस्पॉट है. नेक्स्ट 195. डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन हाइड्रोस्फेयर कॉज. सिंपल सा बात है, ये हाइड्रोस्फेयर का मतलब जानना चाह रहा है आपसे. हाइड्रो वाटर, सो वाटर पॉल्यूशन. अगर डेवलपमेंट होगा हाइड्रोस्फेयर में तो इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होगा. बाकी का भी देख लेते हैं. एयर पॉल्यूशन, एटमॉस्फेयर. सॉइल पोल्यूशन, लिथोस्फेयर. ठीक है ना, ये भी लिथोस्फेयर. सॉइल मतलब लिथोस्फेयर. कॉमन एनर्जी सोर्स इन इंडियन विलेजेस. इंडियन विलेजेस में क्या यूज करा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं. कॉमन एनर्जी सोर्स सन भी नहीं है. कोल और वुड में से तो कोल भी ज्यादा नहीं है, ये होगा डी वुड एंड एनिमल डंग. The one thing that is common to all fossil fuels is that they. Fossil fuels का मतलब क्या होता है? Dead and remain से जब एनर्जी बन जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स. ओके. एग्जाम्पल बताते हैं. एग्जाम्पल कोल, पेट्रोल, एक्सेट्रा. या फिर हम लोग क्रूड ऑयल बोल सकते हैं. क्रूड ऑयल भी. तो क्या होता है? वेर ओरिजिनली फॉर्म्ड इन मरीन एनवायरमेंट. नो, मरीन एनवायरमेंट में तो आपको खाली क्रूड ऑयल और पेट्रोल मिलेगा. कोल तो मरीन एनवायरमेंट में नहीं मिलता, ये तो माइनिंग करने से मिलता है लैंड के नीचे. कंटेन कार्बन. सीरियसली, ऑल कंटेन कार्बन. सबके में कार्बन होता है. नेक्स्ट, सी हैव अंडरगॉन द सेम सेट ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग. नो, अलग अलग प्रोसेस हो सकता है इनके फॉर्मेशन का. रिप्रेजेंट द रिमेन्स ऑफ वन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये तो एकदम ही गलत है. कोई एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म से सारे बने होंगे, एकदम गलत. सो एक ही कॉमन चीज है कि ये कार्बन कंटेन करते हैं. ओके. नाउ 198 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया. विच ऑफ द बिलो थ्योरी रिलेटेड टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस कौन से सोर्सेस है? लाइक कोल, जिसको एक बार यूज कर लिए तो रिन्यू नहीं किया जा सकता है. तो ये चार थ्योरीज दी हुई है. आंसर विल भी यहाँ पे डी, क्योंकि डायरेक्टली
डी होटलिंग्स थ्योरी बात करती है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में, बाकी तीनों के बारे में भी यहाँ डिस्कस कर दिया गया है। इसी पहले होटलिंग्स थ्योरी देख लेते हैं। होटलिंग्स थ्योरी में ये बोला गया है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को तभी हम लोग को प्रोड्यूस करना चाहिए जब कोई और अदर सोर्स ऑफ इनकम से इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा हो जितना नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। दैट मीन्स यहाँ पे भी बोला गया है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को प्रोड्यूस मत करो अगर आप कुछ और कर सकते हो तो। इसको तभी प्रोड्यूस करो जब मोर रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो किसी और अदर सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा। ओके। गेम थ्योरी क्या है? गेम थ्योरी में है कि मल्टीपल पार्टीज है जो डिसीजन लेती है, लाइक गवर्नमेंट, लाइक फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के लिए गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है, इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स भी डिसीजन लेते हैं, उसके बाद जो रह रहे हैं फॉरेस्ट में वो लोग भी डिसीजन लेते हैं, तो उसको हम लोग गेम थ्योरी बोलते हैं और हर एक का डिसीजन एक दूसरे को इम्पैक्ट करता है। फिलोजिस्टन थ्योरी ये कंबशन से रिलेटेड है, कंबशन का मतलब होता है किसी चीज का जलना। एंड बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड टू यूनिवर्स, की यूनिवर्स कैसे बना है, प्लैनेट्स कैसे बने, सन कहाँ से आए, ये सब। 199 नंबर ये करंट अफेयर जैसा क्वेश्चन है कि बिल गेट्स जो चेयरमैन है टेरा पावर कंपनी के, ये कौन से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जुड़े हुए हैं? तो ये न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए हैं। सिंपल सा बात है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम लोग को जानना है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट क्लासिफाइड इन द फॉसिल? ये नॉन रिन्यूएबल है, दैट मीन्स अगर एक बार यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं हो सकता है, नॉन रिन्यू। लेकिन ये फॉसिल फ्यूल से नहीं आया है। तो ये कौन है? न्यूक्लियर है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। सो दिस इज न्यूक्लियर एनर्जी। ये कहाँ से मिलता है हम लोगों को? यूरेनियम। यूरेनियम की सबसे बिगेस्ट माइन देखें तो जादूगोड़ा माइंस इन झारखंड। अगर हम लोग देखें यूरेनियम के बारे में तो यूरेनियम का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होता है। यूरेनियम 233 होता है, यूरेनियम 238 होता है। तो यूरेनियम के एक फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके। एंड यूरेनियम के साथ साथ हम लोग थोरियम भी यूज करते हैं। थोरियम ये हम लोग को मिलता है मोनोजाइट सैंड से। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दो। मोनोजाइट सैंड जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलती है? केरला में मिलती है। यूरेनियम से, थोरियम से, ये सबसे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर एक बार यूरेनियम, ये सब मेटल है ना, अगर यूरेनियम एक बार यूज हो जाए तो फिर तो दोबारा नहीं यूज किया जा सकता। दैट इज व्हाई इट इज नॉन रिन्यूएबल एंड दैट टू फ्रॉम नॉट एनी फॉसिल फ्यूल्स। आई होप इट इज क्लियर। और अगर रिएक्टर्स की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिनको बहुत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ स्टैब्लिश किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस की जाती है। So from next 201 questions, we will see in the next lecture. Till then, study, learn, and comment down, like, share, and subscribe. Thank you. Thank you very much.